इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे निकालनी है और ये एक स्क्वायर है जिसके साइड है ए और इसके दो कॉर्नर्स पे दो शॉर्ट डायपोल रखे हैं। जब भी डायपोल को अपन एक एरो से बताएंगे तो उसका मतलब होता है कि वो शॉर्ट डायपोल होगा। ठीक है, तो ये दो शॉर्ट डायपोल रखे हैं कोनों पे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट ओ। तो मेरा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए कि आपको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेना है। एक तो ये कंपोनेंट हो गया P1 हो गया, ये वाला डायपोल। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन लिख देंगे अभी। और जो दूसरा डायपोल हो गया उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ले लेनी है अपन को ये, और इसका हो गया P2। ठीक है, सिमिलरली इसको हम इस डायपोल को हम इधर ले लेते हैं, ये हो गया P1 और दूसरा डायपोल इसके परपेंडिकुलर हो गया P2। ये हो गया P2। ठीक है, तो सबसे पहले डायपोल को ऐसे रिजॉल्व करो कि जो पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वो एक डायपोल के एक्सिस पे आए और एक की इक्वेटोरियल एक्सिस पे आए। तो जो O पॉइंट है वो P1 डायपोल की तो एक्सिस पे और P2 की इक्वेटोरियल एक्सिस पे। दूसरी बात की ये जो एंगल है, क्योंकि ये 45 डिग्री है, तो जो P1 होगा वो होगा P cos 45 डिग्री और P2 होगा P sin 45 डिग्री। जो दोनों बराबर हैं तो वो P/√2 और ये भी P/√2। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम P1 की वजह से लिख रहे हैं तो वो हम रेड एरो से लिखेंगे। और हम जानते हैं कि ये जो P1 डायपोल है इसके लिए ये पॉइंट इसकी एक्सिस पे ही है। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होती है। तो इसकी वजह से E1 ऐसे ही होगी, ये हो जाएगा E1। ठीक है, और जो P1 है दूसरा वाला है उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे हो जाएगी, E2। ठीक है बच्चों, अब जो P2 है, P2 जो है उसके लिए O पॉइंट, P2 के लिए O पॉइंट परपेंडिकुलर पे है और इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसीलिए P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी डायपोल मोमेंट के। तो P2 की वजह से E2 इधर होगी। वो पहले वाली E1 थी, मैंने उसको E2 लिख दिया, ये E1 है। ठीक है, और E2 अब ऐसा होगा और P2 जो है दूसरा वाला वो ये है, तो इसकी वजह से E2 नीचे की तरफ होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 जो होगा वो होगा 2kp/r³। तो 2kp, p की जगह P1 और P1 है P/√2 r³। r होगा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है बेटा a/√2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया a³/2√2। तो E1 आ गया आपका 4kp/a³। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल और 2 ऊपर उछल के आ गया। ऐसे ही अब जो E2 आएगा, E2 का फॉर्मूला होता है kp/r³। माइनस भी होता है ज़रूर, पर माइनस जो होता है वो ये बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल मूवमेंट के। तो हमने वो भी अपोजिट ले लिया है,
पर E2 का जो वो आएगा फॉर्मूला, वो आएगा मैग्नीट्यूड का kp/r³। तो p की डायपोल मोमेंट आएगा p की जगह P2, और P2 है p/√2, और r³ यानी a³/2√2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 2kp/a³। ठीक है। अब अगर अपन नेट फील्ड लिखें, तो नेट फील्ड अपन ये भी देख सकते हैं कि अगर ये E है, E2 अगर E है तो ये 2E हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। अब आप अगर नेट निकालोगे तो आप देख सकते हो कि पहले x और y बना लो एक अलग से, ठीक है। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। अब आप देखो कि जो जो फील्ड दी हुई है वो लिख लो। E1 और E2 ये दी हुई है एक डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 3E, है ना, इस डायरेक्शन में हो जाएगा 3E। इसको मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, और एक ऐसा हो जाएगा E, जो कि E1 है, और जो एक E है वो जस्ट नीचे हो जाएगा इसके। ठीक है, ये E2 है, तो ये इनफैक्ट E2 तो E है, और E1 जो है वो 2E है, तो ये 2E हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 2E ऊपर, 3E ऐसे, और ये ऐसे। ये सारे एंगल्स 45 डिग्री हैं। ये भी 45 डिग्री है। तो अब आप देख सकते हो कि जो नेट फील्ड आएगी वो x में आएगी -2E cos 45 डिग्री। देख सकते हो आप, है ना। 2E cos 45 पीछे आएगा, 3E cos 45। देखो ये आप देख सकते हो, 2E cos 45 इधर, 3E cos 45 इधर, E cos 45 इधर। तो पीछे हो गया 4E cos 45, आगे हो गया 2E cos 45। तो -2E cos 45 पीछे हो गया, ये आई कैप। और y में जो कंपोनेंट आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, तो ऊपर 3E sin 45, 2E sin 45, और नीचे E sin 45। तो नेट ऊपर बचा 4E sin 45 जे कैप। ठीक है, तो बेटा यहाँ E हो जाएगा नेट हमारा -√2, E तो कॉमन ले लिया हमने, और -√2 आई कैप, और प्लस 2√2 जे कैप। यहाँ पे E क्या है, E की वैल्यू है 2kp/a³। तो E नेट आ गया O पे 2kp/a³, अंदर आ गया -√2 आई कैप प्लस 2√2 जे कैप। ये आ गया बेटा आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हम फिर से हमें O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दिया ये हुआ है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके दो कॉर्नर्स पे दो डायपोल रखे हैं, शॉर्ट डायपोल। तो हमारा प्रोसेस वही बोलता है कि हमें सबसे पहले इनको रिजॉल्व कर लेना है। तो हमने रिजॉल्व किया, ये हो गया P1, और जो दूसरा हो गया इसका कंपोनेंट वो इसके परपेंडिकुलर हो गया P2। ठीक है, सिमिलरली इसको रिजॉल्व करें, परपेंडिकुलर पहले कर लेते हैं। तो
ये हो गया P2 और ये हो गया P1। ठीक है, रिजॉल्व कर लिया। और P1 P2 की वैल्यू लिख लेते हैं। ये एंगल 30 होता है, ये एंगल 30 होता है, तो P1 आएगा P cos 30 which is equal to √3 P by 2 और P2 आएगा P sin 30 which is equal to P by 2। ठीक है, अब P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मान लो E1 है तो वो ऐसे होगी, और दूसरे वाले P1 की वजह से E1 ऐसे होगी, तो ये दोनों E1 है। और P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब देखो, आप सिंपल सोचना कैसे होता है कि जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है P2, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, E2। वैसे ही जो ये पहला वाला P2 है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, इस तरीके से। E2। ठीक है बच्चों, अब एंगल्स कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पर सबसे पहले आप E1 की वैल्यू लिख लो। E1 की वैल्यू है 2kP1। P1 है √3 P by 2 बाय R3। अब जो ट्रायंगल का कॉर्नर से सेंटर की दूरी होती है वो A by √3 होती है, तो उसका क्यूब हो जाएगा A³ by 3√3। ठीक है, तो आप अगर इसको देख रहे हो तो E1 आ जाएगा 9kP by A³। दिख रहा है, 2 से 2 गया, 3 into 3 9। ऐसे ही E2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड में KP2। P2 है P by 2 बाय A³ यानी A³ by 3√3। ठीक है, तो E2 आ जाएगा 3√3 KP by 2A³। ठीक है बच्चों, अब जो है डायग्राम बनाए अलग से x और y। तो ये डायरेक्शन आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो डायरेक्शन है, ये एंगल है 60, ये एंगल है 60, ये एंगल है 30। ठीक है, और ये एंगल है 60, ये एंगल है 30। इसी तरह ये एंगल है 30, और ये जो एंगल है ये 30 है, और ये 60 है, ये वाला एंगल। और ये एंगल पूरा 60 है। या आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, आप देख सकते हो। और ये एंगल 30 और ये एंगल भी 30। ठीक है बच्चों, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको रिजॉल्व करें। अगर अपन
तो E1 जो होगा वो ऐसे होगा 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। फिर दूसरा E1 ऐसे होगा, डिग्री के एंगल पे। फिर E2 ऐसे होगा एक, डिग्री के एंगल पे, और दूसरा E2 ऐसे होगा। डिग्री के एंगल पे, ठीक है। अब यहां पे जो x में फील्ड आएगी नेट, वो आप देख सकते हो पीछे आ रही है E1 cos 30, आगे आ रही है E1 cos 30, वो कैंसिल, और पीछे आ रही है -2 E2 sin 30 आई कैप, जहां पे E2 की वैल्यू मैंने पहले से लिखी हुई है 3√3 kp/2a³, और y में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो E2 cos 30 ऊपर, E2 cos 30 नीचे, कैंसिल, और ऊपर की तरफ आ रही है +2E1 sin 30, ठीक है, जे कैप, जहां पे E1 की वैल्यू मैंने पहले से लिख रखी है। तो बेटा E1 E2 की वैल्यू पुट करके ये आंसर आप निकाल सकते हो। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक डायपोल दिया हुआ है जो कि ओरिजिन पे रखा है, और वो डायपोल का डायपोल मोमेंट वेक्टर है आई कैप प्लस √3 जे कैप। हमें इस डायपोल की वजह से एक पॉइंट है -1, √3, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले आप ये देखो कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू ये है, तो इसमें अगर डायपोल मोमेंट का x एक्सिस के साथ एंगल निकालना हो तो अपन लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट, तो ये एंगल आएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम वो पॉइंट को ट्रेस करें, जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो पॉइंट है -1, √3, तो उस पॉइंट पे वो पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आप देख सकते हो, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट x एक्सिस के साथ, नेगेटिव x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा, y कॉम्पोनेंट √3, x कॉम्पोनेंट 1, ठीक है। तो ये एंगल डायपोल का इसके साथ 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है इस पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड, तो हम जानते हैं कि ये पॉइंट ना तो एक्सियल पॉइंट है, ना तो डायपोल के एक्सिस पे आता है, ना इक्वेटोरियल पॉइंट है, मतलब ना ही डायपोल के साथ 90 डिग्री बनाने के एंगल पे जो एक्सिस है उस पे आता है। तो ये पॉइंट जनरल पॉइंट है, ठीक है। अगर ये पॉइंट जनरल पॉइंट है तो एट जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है kp/r³ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos² थीटा, ठीक है। और यहाँ पे p जो है डायपोल मोमेंट, उसका मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। और जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल, ये r जो है, ये r है 2, ठीक है। E आ गया p की वैल्यू 2 है बाय r³, r जो है उसकी वैल्यू भी 2 है, तो r³ यानी 8, और रूट ऑफ 1 + 3 cos² 60,
ठीक है, ई आ गया k बाय 4 रूट ऑफ 1 प्लस 3 बाय 4, तो ई आ गया बेटा रूट ऑफ 7k बाय 8। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। k की वैल्यू हम जानते ही हैं कि 9 इंटू 10⁻9 होती है, ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक डायपोल दिया है और उस डायपोल की वजह से हमें एक पॉइंट B और एक पॉइंट है A, तो इस डायपोल के इफेक्ट में हमें एक चार्ज को लेके जाना है फ्रॉम A टू B और हमें वर्क डन निकालना है ना। हाँ, किसका वर्क डन? एक्सटर्नल फोर्स का, और हम चार्ज को स्लोली लेके जा रहे हैं, है ना। तो सिंपल एक बात है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, A से B ले जाने में वर्क डन होगा Q इंटू VB माइनस VA। ये हम अच्छे से जानते हैं कि A से B ले जा रहे हैं तो वर्क डन होगा Q इंटू VB माइनस VA। तो ये वर्क डन हो गया Q। अब VB जो है B पॉइंट का पोटेंशियल, तो बेटा अलग से लिखता हूँ मैं इसको VB, B पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो होता है फॉर्मूला, डायपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KP cos थीटा बाय r²। ठीक है, और ये डिस्टेंस r है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया KP cos 45 बाय r², और A पॉइंट का पोटेंशियल हो गया KP cos 135 बाय r²। ठीक है, तो ये आ गया KP बाय √2 r², और ये आ गया माइनस KP बाय √2 r²। ठीक है, तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा Q इंटू VB माइनस VA, तो ये आ जाएगा KP बाय √2 r² माइनस KP बाय √2 r²। ठीक है, तो वर्क डन आ गया KPQ बाय r² और 2 और √2 कैंसिल होके ऊपर √2 आ गया। ठीक है बच्चों, यह आ गया आपका आंसर। वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज स्लोली फ्रॉम A टू B विल बी √2 KPQ बाय r²। थैंक यू। अब आते हैं अपन इनफैक्ट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 3 डायपोल दिए हुए हैं जो कि तीनों एक सर्कल के टेंजेंशियल हैं, और हमें इन तीनों की वजह से सर्कल का सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आप देख सकते हो कि सर्कल का सेंटर O इस तीनों डायपोल के लिए इक्वेटोरियल एक्सिस पे है, और इक्वेटोरियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है डायपोल मूवमेंट के अपोजिट। ठीक है, तो अगर मैं बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गई E। ठीक है, एक ये वाली जो मैंने बनाई है ये इस वाले डायपोल की वजह से है, ये ऊपर है तो ये नीचे होगी, ये नीचे है डायपोल तो इसकी वजह से फील्ड ऊपर होगी। ठीक है, और ये डायपोल, ये ऊपर वाला डायपोल इधर है तो इसकी वजह से फील्ड पीछे होगी। ठीक है, तो ये 3 फील्ड हो जाएंगी E और E। अच्छा, ये जो एंगल है ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, आप देख सकते हो। और नेट फील्ड जो होगी
अच्छा y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और नेट फील्ड आएगी E प्लस 2E cos 60। ठीक है, तो नेट फील्ड हो जाएगी E प्लस E, तो ये हो जाएगा 2E और वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी प्लस 2E आई कैप, जहाँ पे E हो जाएगा KP बाय आर क्यूब, तो E नेट हो जाएगा प्लस 2KP बाय आर क्यूब। ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वीडियो में बच्चों हमें एक डायपोल दिया है और उसके इन्फ्लुएंस में हमें इन्फिनिटी से पॉइंट O तक एक चार्ज को लेके आना है स्लोली, और इस प्रोसेस में हमें निकालना है वर्क डन। तो हम जानते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, इन्फिनिटी से P तक किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वो होगा Q इंटू, इनफैक्ट अपन O तक ला रहे हैं, पॉइंट O है, ठीक है, ये O है, तो VO माइनस V इन्फिनिटी। अब V इन्फिनिटी तो ज़ीरो होता है और VO हो जाएगा डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है KP cos थीटा। अब थीटा यहाँ ज़ीरो आएगा क्योंकि ये पॉइंट O डायपोल की एक्सिस पे लाई करता है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और V इन्फिनिटी आ जाएगा ज़ीरो। तो वर्क डन हो जाएगा इन्फिनिटी से O तक लाने में Q इंटू VO माइनस V इन्फिनिटी, तो KP बाय आर स्क्वायर माइनस ज़ीरो। तो वर्क डन हो जाएगा इन्फिनिटी से O तक लाने में KPQ बाय आर स्क्वायर। ये आ गया बेटा वर्क डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक चार्ज, पॉइंट चार्ज Q दिया है और इससे R डिस्टेंस पे एक डायपोल है P। तो हमें इस Q की वजह से डायपोल P पे इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F, वो नॉन यूनिफॉर्म, देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? ये जो पॉइंट चार्ज है ना Q, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, ये फील्ड होगी KQ बाय आर स्क्वायर, और क्योंकि ये R पे डिपेंड कर रही है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है। तो जो फोर्स होगी वो होगी P इंटू DE बाय DR। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ ही होगी, है ना, E इस तरफ ही होगा, और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो DE बाय DR जो है वो नेगेटिव आएगा। वैसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि E जो है वो हमारा हमें दिया हुआ है KQ बाय आर स्क्वायर, तो DE बाय DR आएगा माइनस 2KQ बाय आर क्यूब, यह आ जाएगा DE बाय DR। ठीक है, और यहाँ पे F जो आएगा वो आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में माइनस P वेक्टर इंटू 2KQ बाय आर क्यूब। माइनस से बता रहा है कि जो फोर्स लगेगी वो पीछे की साइड होगी, डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होगी, पीछे। ठीक है, माइनस हमें ये बता रहा है। ठीक है, एक प्रोसेस और है इसका बच्चों,
मेरे पास, वो प्रोसेस है मेथड 2 है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिख दे U, तो U होता है माइनस पी डॉट ई। तो P और E सेम डायरेक्शन में है, तो पी ई कॉस 0, तो U हो जाएगा माइनस P, E है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स जो होता है वो होता है माइनस डी यू बाय डी आर मैग्नीट्यूड। तो हो जाएगा प्लस एक तो ये माइनस, एक ये माइनस, और एक और जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो माइनस आएगा 2 के पी क्यू बाय आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो माइनस पी वेक्टर इंटू 2k³ बाय, इनफैक्ट नीचे r³ आएगा डिफरेंशिएट करने पे। ठीक है, ये एनर्जी मेथड है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए डायपोल के ऊपर की एनर्जी लिखो और उसको डिफरेंशिएट कर दो माइनस लगा के। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 2 डायपोल दिए हुए हैं और P1 के इन्फ्लुएंस में P2 को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में, स्लोली एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में हमें वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो बेटा इसका प्रोसेस ये होता है कि आप सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो सिस्टम की। तो वो कैसे निकालते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 ड्यू टू P1, तो वो होता है माइनस पी डॉट ई फॉर्मूला। अब आप जिसको घुमा रहे हो वो तो P हो जाएगा, तो घुमा हम P2 को रहे हैं तो ये P2 हो गया, और P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी, आगे ही होगी, तो वो भी हमने आगे लिख दी। और एंगल जो है 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P इंटू ई इंटू कॉस 0 डिग्री। U इनिशियल हो गया माइनस P2 इंटू ई, ई होता है डायपोल की एक्सिस पे 2kp बाय r³। ठीक है, तो ये इनिशियल एनर्जी आ गई। अब आप जब 90 डिग्री पे घुमा दोगे तो जो डायपोल हो जाएगा P2 फाइनली वो ऐसे हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री घुमाने पे P2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो U फाइनल जो हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगी 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो जो वर्क डन हो गया इन रोटेटिंग दैट डायपोल बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वो हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। अगर इसने वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो U इनिशियल माइनस U फाइनल करते, और अगर इसने वर्क डन बाय वो पूछा है जो कि मैंने आपको बोला है एक्सटर्नल फोर्स, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे, तो वर्क डन आ जाएगा U फाइनल 0 माइनस U इनिशियल इज माइनस 2k P1 P2 बाय r³। ठीक है, तो वर्क डन आ जाएगा प्लस 2k P1 P2 बाय r³। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका वर्क डन। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें जो ये डायपोल है 2p, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है और उसमें हमें वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले 2p जिस पोजीशन पे है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालें। तो 2p की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये वाला डायपोल है, ये वाला, इसकी वजह से एक्सियल पॉइंट है तो ऐसे ही होगी, और दूसरे डायपोल की वजह से भी ऐसे ही होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई E और ये भी E, और ये एंगल है पूरा 60। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो ऊपर की ओर आएगी ऐसे। ठीक है, और ये आएगी E नेट
तो ई नेट आएगी 2E cos 30, ठीक है, ये वाला एंगल 30 है, तो ई नेट आ जाएगा √3E cos 30 √3/2। ई हो जाएगा एक्सियल पॉइंट पे 2kp/a³, जो दोनों डायपोल है उनमें हर एक की इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/a³ हो जाएगी, शॉर्ट डायपोल है। और ई नेट हो जाएगा 2√3kp/a³, ठीक है। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में और डायपोल 2p में एंगल 90 डिग्री है इनिशियली, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। और जब डायपोल 2p को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा फाइनली बाय रोटेटिंग 2p बाय 90 डिग्री ACW, तो जो फाइनल एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो जो फाइनल एनर्जी आएगी वो आएगी -PE cos 0 और फाइनल एनर्जी आएगी -2p इंटू E। E होगा 2√3kp/a³ cos 0 1। U फाइनल हो गया -4√3kp²/a³ और वर्क डन हो गया U फाइनल -U इनिशियल, तो U फाइनल -4√3kp²/a³ और U इनिशियल 0। तो ये हो गया बेटा वर्क डन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये एक रिंग दी है जिसका अपर हाफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, और लोअर हाफ भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है। हमें इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालना है नेट, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट मानते हैं। ये आप देखो कि एक एलिमेंट हो गया और ये अपन ने मान लिया d थीटा, ठीक है। और इस पे ये एंगल d थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये d थीटा है। ऐसे ही एक एलिमेंट यहाँ पे माना, ठीक है। ये हो गया और इसका डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस ऊपर की ओर और इसका डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस ऊपर की ओर, ठीक है। ये dp, ये dp, ये एंगल भी थीटा है। तो ये जो चार्ज है dq होगा r d थीटा इंटू लैम्डा, और dp होगा कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सामने भी यहाँ पे इस जगह पे भी इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इस जगह पे भी इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक डायपोल बन गया, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट हो गया dq इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r, तो dp हो गया 2r इंटू r लैम्डा d थीटा, तो dp हो गया 2r² लैम्डा d थीटा, ठीक है। और जो नेट डायपोल मोमेंट होगा p नेट, वो होगा इंटीग्रेशन 2
डी पी साइन थीटा। डी पी कॉस थीटा के कॉम्पोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन 2 डी पी साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन 2 डी पी की जगह 2r² लैम्डा डी थीटा साइन थीटा, और पी नेट आ गया, बाहर आ गया 4 लैम्डा r², अंदर है साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। तो पी नेट आ गया 4 लैम्डा r² साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, और लिमिट 0 से 90। ठीक है, तो पी नेट आ गया बेटा 4 लैम्डा r², है ना, जे कैप। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस दिखा रखे हैं और हमें सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालना है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि जो टॉप पे चार्ज रखा है -2q, इसको आप 2 पार्ट्स में देख सकते हो कि ये है -q प्लस -q, ये 2 चार्जेस रखे हुए हैं यहाँ पे। इनमें से एक चार्ज का आप डायपोल बनाओगे इसके साथ, ये हो गया डायपोल मोमेंट P1, इसको P मान लो, और एक का इसके साथ, इसको आप P मान लो। ठीक है, ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है, तो नेट आएगा 2p cos 30। तो p नेट आएगा 2p cos 30 यानी √3p, जहाँ पे p होगा q इंटू a। तो p नेट आ गया √3q इंटू a। नेट डायपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, इस सिस्टम का। तो ये थे क्वेश्चंस बेटा। अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू।